हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शांति शिक्षा जो कि डीएलएड का 4th सेमेस्टर का 8वां पेपर है उसके अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शांति शिक्षा के अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जीवन मूल्य के बारे में कि भारतीय जीवन मूल्य क्या है और शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्यों का या भारतीय जीवन मूल्यों की क्या उपयोगिता है। भारतीय जीवन मूल्यों को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल्य क्या होते हैं। कुछ परिभाषाओं से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मूल्य क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। या हम दूसरे शब्दों में बात करें तो मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इन दोनों परिभाषा के माध्यम से हम इतना समझ चुके हैं कि मूल्य धर्म और आचार, नीति, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि इस टॉपिक में सबसे पहले यदि हमें मानवीय जीवन मूल्य के बारे में पढ़ना है तो मूल्य को स्पष्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मूल्य होती क्या है। इस परिभाषा के आधार पर आपके दिमाग में मूल्य की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी। आगे हम बात करते हैं कि मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मूल्य के 2 पहलू होते हैं, प्रथम विषय वस्तु और दूसरा तीव्रता। मूल्य कुछ अंश तक आंतरिक भाव होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होते हैं। यदि व्यक्ति के आंतरिक भाव हैं तो वो आपके व्यक्तित्व में अलग ही शो ऑफ हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में उनकी स्पष्ट छाप दिखाई देगी। यदि हम कहें तो मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे भी आपकी भावनाएं हों या विचार हों, क्रिया हो, गुण हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, समूह हो, आदि चीजों का या वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष के संदर्भ में मूल्य के महत्व में अंतर भी पाया जाता है। मूर्त अमूर्त होते हैं, मूल्य अमूर्त होते हैं और मूल्य सीखे जाते हैं। मतलब मूल्य को देखा नहीं जा सकता लेकिन मूल्य होते हैं। जिस प्रकार से हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हवा होती है, उसी प्रकार से हम मूल्य को नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मूल्य सीखे जाते हैं। हिंदुओं में विवाह से संबंधित एक दृष्टि मूल्य अंतर्विवाह है, अर्थात इस सामाजिक मूल्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई अंतरजातीय विवाह करता है तो सामान्यतः यह देखने में मिलता है कि उस विवाह की चर्चा परिवारों में होती है, पड़ोस में भी होती है, गांव में होती है, मित्र मंडलियों में भी होती है कि भैया उनने फलां की लड़की से शादी कर ली, उन्होंने दूसरी जाति में विवाह कर लिया। तो इसकी चर्चा बड़े उद्वेगपूर्ण शब्दों में की जाती है। उनके वार्तालाप से ऐसा लगता है मानो उन्हीं का सब कुछ छिन गया हो या उन्हीं पर कोई आफत आ पड़ी हो। उसी प्रकार यदि विवाह के पश्चात नवदंपति संयुक्त परिवार से अलग हो जाते हैं तो उस दंपत्ति की विशेषकर वधू की निंदा होती है कि भैया बहू खराब आई होगी, इसीलिए तो ऐसा हो गया, बहू ने लड़के को भर दिया होगा। क्योंकि हिंदुओं का सामाजिक मूल्य संयुक्त परिवार के पक्ष में है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धर्म, त्याग, अहिंसा के सिद्धांतों पर अटल रहकर अपना प्राण तक दे देता है या अपने प्राण तक दे देते हैं तो उसकी प्रशंसा में लोग इतने खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वीकृत मूल्यों को मान्यता दी है जो समाज से स्वीकृत। यदि हम इसकी आगे बात करें तो मूल्यों के प्रकार अलग अलग आधार पर अलग अलग बताए गए हैं। जैसे कि आप देखें, दृष्टिकोण के आधार पर 2 प्रकार के बताए गए हैं, सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं अहिंसा, शांति, धैर्य, और नकारात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं जैसे हिंसा हो गया, आपका अन्याय हो गया, कायरता हो गया। ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? नकारात्मक मूल्य के अंतर्गत।
मूल्यों के प्रकार में आगे बात करते हैं तो विषय क्षेत्र के आधार पर सामाजिक मूल्य जैसे अधिकार हो गया, कर्तव्य हो गया, न्याय हो गया, ये सब आपके विषय क्षेत्र के आधार पर सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हो गया आपका मानव मूल्य जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य आदि, ये सभी मानवीय मूल्य हैं। नैतिक मूल्य के अंदर जैसे आपका न्याय हो गया, ईमानदारी हो गई। जैसे मैं बचपन में ही सिखाया जाता है, नैतिक कक्षा लगती थी एक, है ना, तो उसमें सिखाया जाता था भैया ईमानदार रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें नैतिक मूल्य के अंतर्गत आती थी जो हमें शुरू से ही सिखाया जा रहा है, उसकी आवश्यकता भी रही है। अगला है आध्यात्मिक मूल्य जैसे शांति हो गया, प्रेम हो गया, अहिंसा हो गया। शांति से रहिए, सबके साथ प्रेम से रहिए, किसी से हिंसा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़े मत कीजिए, ये सभी आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आपका आता है भौतिक मूल्य जैसे भोजन, मकान, वस्त्र आदि, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। उसके बाद सौंदर्यात्मक मूल्य, ये प्रकृति, कला एवं मानवीय जीवन के सौंदर्य को कहते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य, जो भी चीज़ें इसमें होती हैं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक मूल्य की जैसे प्रेम, दया आदि। अब बात करते हैं शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा। जो हमारे विद्वान लोग हैं वो ये मानते हैं कि यदि व्यक्ति में भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश कर दिया जाए तो समाज में किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। यदि हम भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार बात करें तो संपूर्ण विश्व को एक समाज एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर स्वीकार किया जाए तो हम विश्व के किसी भी व्यक्ति को कष्ट देंगे ही नहीं। जब हम समझेंगे सब कुछ हमारा है, हम सबके और सब हमारे, तो हम किसी को कष्ट ही नहीं देंगे। इससे संपूर्ण समाज में शांति की स्थापना होगी। आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा के बारे में बात करें तो छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वह सत्य का आचरण कर सकें तथा हिंसा से दूर रह सकें, लड़ाई झगड़े ना करें और झूठी बातें ना बोलें। क्योंकि बच्चों का यही होता है कि वो डांट के डर से या किसी और चीज़ के डर से झूठ बोलने लगते हैं और वो उनकी एक हैबिट बन जाती है। सामान्यतः जब व्यक्ति असत्य का आचरण करता है तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सहारा लेता है तब वह समाज के लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि समाज भी उन्हें फिर उस दृष्टिकोण से नहीं देखती। यदि वह हिंसा करता है या दूसरों से लड़ता है, झगड़ता है तो समाज के दृष्टिकोण से एक असभ्य व्यक्ति है, उसमें भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश है ही नहीं, कह सकते हैं। जब व्यक्ति को सदाचार एवं अहिंसा का महत्व बता दिया जाता है तो वह हिंसा के मार्ग को त्याग कर अच्छे मार्ग पर आ जाता है और इससे समाज में शांति की स्थापना होती है। इस पॉइंट से हमने इतनी चीज़ें समझ ली और आप इतने पॉइंट को सुनकर, इतनी चीज़ को सुनकर आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सार्वजनिक हित की शिक्षा, मतलब सभी के हित की शिक्षा। और भारतीय समाज में किसी एक व्यक्ति को यदि यह ज्ञात हो जाए कि एक व्यक्ति के प्राण त्यागने से 100 व्यक्तियों के प्राण की रक्षा हो सकती है तो वो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देगा। जैसे दधीची ऋषि जो थे उन्होंने भी सार्वजनिक हित के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसी प्रकार शिक्षा में सार्वजनिक हित का समावेश करते हुए छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही हम लोगों को सार्वजनिक हित के कार्य के अवसर दिए जाने चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे छात्रों के मन में स्वहित के स्थान पर परहित की भावना जागृत होगी। वो अपना अपना ही नहीं सोचेगा, वो दूसरों के बारे में भी सोचेगा, यानी कि परहित की भावना उसमें जागृत होगी। और जब यह भावना जागृत हो जाएगी तो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। तब वैश्विक स्तर पर भी आदर्शवादी एवं शांतियुक्त समाज की स्थापना होगी। दूसरे पॉइंट से हमने इस चीज को समझा। अब हम समझते हैं नैतिकता की शिक्षा। नैतिकता की शिक्षा प्राप्त करना भी बहुत ही आवश्यक है। यदि हम बात करें कि जब व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार से नैतिक होगा तभी वह समाज में शांति स्थापना करने में सहायक होगा। यदि वह अनैतिक है, अनैतिक कार्य करेगा तो वह कभी भी समाज में शांति स्थापित कर ही नहीं सकता। सामान्यतः जब हमारा व्यवहार संपूर्ण मानव समाज एवं जीव जंतुओं के प्रति सुखदायी होता है तब यह माना जाता है कि हमारा व्यवहार नैतिक है, तभी हम कह सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा का समावेश वैश्विक स्तर पर, समझ रहे हैं आप, वैश्विक स्तर पर कर दिया जाता है
तो संपूर्ण विश्व के छात्र नैतिकता का आचरण करने लगेंगे और समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। अब मानवता की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। मानवता की शिक्षा, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से समाज में हिंसा की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब हमारा व्यवहार मानवता के विरुद्ध होता है। जब हम ऐसा व्यवहार कर लेते हैं कि वो मानवता के विरुद्ध है, जिससे लोगों को नुकसान है, तो हम कह सकते हैं कि एक हिंसा की समस्या या हिंसा की स्थिति उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं। हम अपने कार्य एवं व्यवहार को अमर्यादित बना सकते हैं, उसमें कोई भी मर्यादा नहीं होगी यदि हम ये चीजें करते हैं। जब हम विचार करते हैं कि संपूर्ण संसार का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि सबसे पहले हम मानव हैं, इसके बाद ही हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाइनीज हैं, अमेरिकन हैं, उसके बाद ही हम ये सब हैं। तो मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए कार्य करता है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में मानवता की भावना को विकास किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोगी समझे। ऐसा नहीं है कि भैया आपके बगल में कोई काम कर रहा है या आपको उसकी हेल्प की जरूरत है और आप कह रहे यार से करने दो, ऐसा नहीं है। सबको अपना सहयोगी समझें, मानवता के आधार पर कार्य करें, इससे समाज में शांति व्यवस्था उत्पन्न हो सकेगी। यदि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे संपूर्ण संसार में आदर्शवादी मूल्यों का प्रभाव हो, इससे संपूर्ण मानव समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। भारत के जीवन मूल्य मूलतः उसकी संस्कृति और धर्म में है। भारत एक ऐसा देश है जहां धरती को मां समझा जाता है, जहां विश्व बंधुत्व की भावना के अनुरूप सभी प्राणियों के मंगल की कामना की जाती है, जहां प्रेम है, सद्भाव है, सेवा है, समता है, बलिदान है, सत्य है, त्याग है, करुणा है, संयम है, परिग्रह है, जहां पर पीड़ा को पीड़ा समझने की भावना उसके अपने भीतर से उपजी है। यही वह राष्ट्र जहां सांस्कृतिक मूल्यों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले महापुरुष हरिश्चंद्र, बाली, राम, कृष्ण आदि पौराणिक आख्यानों के नायक बने, इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों बने। इस राष्ट्र के लोगों की श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण की भावना से ही बने हैं। इसलिए भारत राष्ट्र के जीवन मूल्य विश्व के सर्वोत्कृष्ट, यदि हम कहें तो सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं। यदि हम बात करें खालसा पंथ की, तो खालसा के मानव प्रेम का आदर्श आज भी संपूर्ण विश्व के लिए नया चिंतन और संदेश दे रहा है। गुरुजी ने खालसा पंथ की विशेषता मानव मात्र में भेदभाव को समाप्त कर एकत्व की भावना स्थापित की थी। इसलिए उन्होंने खालसा में 2 परंपराओं को जन्म दिया था। आपको बता दें, खालसा में उन्होंने 2 परंपराओं को जन्म दिया था। एक तो आपकी संगत और दूसरी पंगत। संगत सामूहिक जीवन में जीवन की सार्थकता की प्रतीत कराने में समर्थ है, तो पंगत सब प्रकार के भेदभाव को भूलकर प्रेम भाव से एक साथ भोजन करने और अनुशासनबद्ध जीवन बिताने की महत्ता का प्रतीक है। सभी लोगों ने पंगत की होगी, सभी लोगों ने खाना खाया होगा और एक साथ बैठ के मस्ती से खाना खाया होगा। भैया खीर दे दो, भैया रसगुल्ला दे दो, और सब साथ में बैठ के आनंद लेते हैं पंगत का। इसीलिए उन्होंने 2 परंपराओं को जन्म दिया था, संगत और पंगत, जो कि सामूहिक जीवन में सार्थकता को प्रतीति कराने में समर्थ है। आज के विघटनकारी युग में जब हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपनी शक्तियों को परस्पर एक दूसरे को हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं। भैया धर्म के स्थान पे, जाति के स्थान पे आदि विभिन्न आधारों पर जब सांप्रदायिक शक्तियां पूरी ताकत से भारत को विघटित करने में लगी हुई हैं, इन दोनों परंपराओं को अनुकरण सांस्कृतिक एकता एवं धार्मिक अखंडता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इन सब पॉइंटों के माध्यम से हमने बहुत सी चीजें समझी और भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना, इसे समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम भारत से ही हैं। भारतीय संस्कृति जिसकी तूती आज हर जगह बोल रही है, चाहे वो कोई भी देश हो, हमारी संस्कृति को अपना रहा है। तो आज हमने इस टॉपिक में मूल्यों के बारे में पढ़ा, मूल्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा और शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ा। हर एक पॉइंट क्लियर हुआ है। आई होप आप एक बार वीडियो देखेंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आप लोग घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।